हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में ये जाना कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? जैसे ये कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है, ये मान लेते हैं मीडियम दूसरा है, मीडियम 2, ये मान लेते हैं मीडियम 1 है। कोई भी रे ऐसे आ रही है तो वो किस लाइन में आएगी, किस पाथ में आएगी? ये स्ट्रेट लाइन पाथ में ये रे है, ठीक। जब कोई दूसरा मीडियम उसको मिलेगा तो ये जो रे है, मान लेते हैं नॉर्मल है, इस रे की जो स्पीड होगी और डायरेक्शन होगी वो दोनों चेंज हो जाएगी। जैसे ये इस मीडियम में इंटर करेगी तो ये तिरछी हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी मतलब इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट when passes from one medium to another medium obliquely मतलब तिरछा, is known as refraction of light। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये इधर इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट होके चली जाएगी। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन जो है, ये मान लेते हैं कोई ग्लास है, ठीक, कोई ग्लास है। रिफ्रैक्शन हमेशा जब कोई मीडियम चेंज होगा तो उसकी जो बाउंड्री होगी उस बाउंड्री पर ही रिफ्रैक्शन क्रिएट होगा। मतलब जैसे यहाँ पे दूसरा मीडियम स्टार्ट हुआ है, तब ये रे अगर जाती तो इधर जाती, फिर ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में बेंड हो गई, ठीक है। तो इस जो रिफ्रैक्शन होगा वो जहाँ पर मीडियम चेंज होगा उस मीडियम की बाउंड्री पर ही क्रिएट होगा। रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी जो स्पीड है लाइट की वो यहाँ कुछ और है, v1 है मान लेते हैं, और यहाँ पे v2 है। तो मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट की जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाएगी और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी चेंज हो जाएगी। इस तरीके से क्या है पूरा फिनोमेना? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम डिटेल्स में जानेंगे। जैसे मान लेते हैं क्या है, एक ग्लास स्लैब है, क्या है ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है, ठीक। अब मान लेते हैं ये क्या आ रही है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। ये क्या हो, ये इसका नॉर्मल है, ठीक। ये मान लेते हैं मीडियम 1 है, मीडियम 1 क्या है? एयर, ठीक। ये मीडियम 2 है, मीडियम 2 है। अगर मीडियम चेंज ना होता तो रे किधर जाती? इसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती। मीडियम चेंज होने की वजह से ये इस डायरेक्शन में ऑब्लिक्वली मूव करेगी, ठीक है, यहाँ तक गई। फिर यहाँ मान लेते हैं दूसरा नॉर्मल है, ठीक। तो जो रे इंसिडेंट हो रही इस सरफेस पे, उस रे का क्या नाम है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। फिर ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट कर रही है तो इस रे को क्या नाम दिया गया? इस रे को क्या नाम दिया गया? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक, रिफ्रैक्टेड रे। फिर रे जब यही रे ऑफ लाइट फिर अपने मीडियम 1 में इंटर करेगी, ये भी मीडियम 1 है, मीडियम 1, फिर जब इंटर करेगी तो ये जैसे रे अगर रिफ्रैक्ट ना करती तो इस पाथ की तरफ जाती स्ट्रेट लाइन, तो ये रे जो है इसी अपने ओरिजिनल पाथ के पैरेलली इमर्ज करेगी, ठीक है। ये इसके पैरेलल करेगी तो
इस रे को क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है, कौन सी रे है ये? इमर्जेंट। अब द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। फिर एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी होगा। ठीक है, फिर एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंस। ये कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, अब ये रे मान लेते हैं अपने ओरिजिनल पाथ पे इस तरीके से जा रही है और ये फिर मीडियम चेंज होने की वजह से ये रे यहाँ पे जा रही है। तो जो ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट पाथ के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना होता है। अब मान लेते हैं ये ग्लास स्लैब इस तरीके से है, ठीक है, और इस पर एकदम परपेंडिकुलर रे इंसिडेंट हो रही है। तो किस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट करेगी? तो आपको बता दें कि जब कोई भी रे किसी ग्लास स्लैब पर या फिर जब कोई भी रे जब ग्लास स्लैब पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट करती है तो ये न तो रिफ्रैक्ट करती है और ना ही इमर्जेंट करती है, ये सीधा इसी तरीके से पास कर जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि जब इंसिडेंट रे नॉर्मली किसी ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट होगा तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ये हो गया एक स्पेशल केस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं, टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दो लॉज हैं। पहला क्या है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है वो किसी सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक, किसी सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट। ठीक है, ये दूसरा लॉ है और इसी कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, मतलब n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। जो n है वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और साइन आई अपॉन साइन आर की सेम यूनिट होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यूनिट लेस होता है। तो ये क्या हो गया आपका ये क्या हो गया आपका? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दोनों लॉज हो गए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट बेंडिंग एबिलिटी को इंडिकेट करता है। मान लेते हैं यहाँ जो रे की स्पीड है वो v1 है, यहाँ रे ऑफ लाइट की स्पीड क्या है? v2 है। तो फिर एक नया फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इक्वल्स टू
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं स्पीड v1 है, तो n इक्वल्स टू v1 अपान v2। ये क्या हो जाएगा, नया न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। जैसे ये रे जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रही है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 का क्या, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप किस तरीके से और लिख सकते हैं, 1n2, मतलब 1 से 2 की तरफ रे जा रही है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप मीडियम 2 से, ये मीडियम 2 से फिर मीडियम 1 में जा रही है, ये जो है रेसिप्रोसिटी रूल फॉलो करता है, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/2n1, ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉलो करता है। जैसे यहाँ इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम पता करें क्या हो जाएगा, v1/v2 हो गया। अगर हमको रे यहाँ से फिर इधर इस डायरेक्शन में इमरजेंट कर रही है, तो यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करें तो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू v2/v1, ये हो जाएगा। जब कोई भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन जो मीडियम से जाए वो मीडियम वैक्यूम नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि मान लेते हैं ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम वैक्यूम नहीं होना चाहिए। जब इस मीडियम से इस वाले मीडियम में रे जाती है, इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कोई भी रे जब वैक्यूम से किसी मीडियम में इंटर करती है, उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, लाइट जो है एयर से ग्लास में इंटर कर रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू 1.5। तो आपको क्या बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो ग्लास में है वो उसमें ग्लास में कितनी स्पीड है लाइट की, वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से कहाँ जा रहा है, ग्लास में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक, यही आपको फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.5। स्पीड ऑफ लाइट पता है आपको कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना है वो आपको फाइंड करना है। इसको मान लेते हैं x, तो इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब यहाँ से एक पॉइंट हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 30 × 10⁸ अपॉन 15 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट होगी उस ग्लास में। तो इस तरीके से सॉल्व करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, मतलब एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना है, 1.3। अब आपको क्या पता करना है, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, मतलब आपको क्या पता करना है, वाटर से एयर में गया, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द टू मीडियम
इस फॉलो द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो ये क्या दिया हुआ है, ए एंड एयर से वाटर के बीच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ वाटर टू एयर। ठीक, जब आपको पता करना है वाटर से एयर के बीच में तो क्या हो जाएगा, 1/एयर टू वाटर। ये कितना है, 1/1.33, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 0.75। मतलब जब आप वाटर से एयर लाइट ट्रेवल करेगी तो उसके बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो 0.75 आएगा। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल लेंसेस। क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, तो लेंस किसे कहते हैं, लेंस जो है पीसेस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक टुकड़ा होता है, ग्लास बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सरफेसेस, 2 स्फेरिकल सरफेसेस के बाउंड से मिलकर बना होता है। जैसे लेंस 2 टाइप का होता है, ये फर्स्ट क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और ये किस तरीके का लेंस है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है बीच में क्या है, थिकर है, बीच में थिकर है। और कॉनकेव जो है, कॉनकेव लेंस जो है वो एजेस पर थिकर है। ठीक, ये है इनके बीच में डिफरेंस। अब जहाँ पे जो रे इस लेंस को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के जो बीच का जो सेंटर रहता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब ये दोनों लेंस के जो बीच का पॉइंट होता है उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। और मान लेते हैं ये इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, लेंसेस में 2 फोकस होता है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ठीक है, एफ डैश। अब इसमें कोई जिस तरीके से मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह उस जितना इस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में दूरी होती है उतना फोकस से एक दूसरा पॉइंट होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकस होता है। जैसे यहाँ पे इसको 2f डैश, उसी तरीके से यहाँ भी इसका फोकस ये उसका ट्वाइस 2f, ये मान लेते हैं ये फोकस f डैश, तो यहाँ पे 2f डैश ये हो जाएगा। मतलब लेंस में 2 फोकस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह 2f या फिर 2f डैश। अब द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ ये हो जाएगा। फिर उसी तरीके से कॉनकेव लेंस में भी द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। अब कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होता है। और कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है।
ये एक कन्वर्जिंग लेंस भी इसको कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक। और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इस पर अगर पैरेलल रे कोई जाएगी तो वो कहाँ से रिफ्रैक्ट करेगी, वो इसके फोकस से रिफ्रैक्ट करेगी। मतलब इस तरीके से वो जितने भी रे जाएगी यहाँ पे वो सभी फोकस के से पास करके रिफ्रैक्ट करेगी। इसका मतलब यहाँ पे हजारों लाइंस जाएगी, उन सभी रेस को एक ही पॉइंट पर रिफ्रैक्ट करेगी, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, इस वजह से इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कॉनकेव लेंस के केस में अगर जो पैरेलल रे यहाँ आई तो ये डाइवर्स करेगी तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से जाएगी। मतलब इसको अगर आप प्रोसीड करेंगे वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से, या फिर इसको यहाँ ले गए फिर ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ट करेगा। इसको हम जब पीछे की तरफ ड्रा करेंगे तो वो फोकस से पास करेगी। यही दो रीजन है, इसी वजह से कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रखने पर उसकी इमेज कहाँ बन रही है, यही हम कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू देखेंगे। मान लेते हैं ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस 1 है, ये सेकंड फोकस f डैश है, ये क्या है 2f, फिर यहाँ क्या है 2f डैश, ये क्या है इसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो फर्स्ट क्या है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में हो, फर्स्ट क्या है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में हो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट सेम साइड, इमेज सेम साइड किस तरीके से बनेगी, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक। अब इस पर ये मान लेते हैं, इसको ऐसे लाइन बना लेते, ये इस तरीके से मान ले पैरेलल रे अगर हम यहाँ ड्रा करें, पैरेलल रे अगर हम यहाँ से ड्रा करेंगे तो ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी इस तरीके से, ठीक। और जब हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से एक रे जब पास कराएंगे तो इस तरीके से पास करेगी। जब इसको हम लोग इसे बैक प्रोसीड कराएंगे इस तरीके से तो ये यहाँ पे मिलेगा, फिर इसकी इमेज यहाँ फॉर्म करेगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये इसकी ये इमेज हो गई, और ऑब्जेक्ट की साइज़ इतना है और इमेज की साइज़ उसके कंपैरिजन इनलार्ज्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, इनलार्ज इमेज हो जाएगी सेम साइड होने की वजह से। और इसकी इमेज जो है क्या होगी, वर्चुअल, इसकी इमेज क्या, इस इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट कहने का मतलब है इसकी जो इमेज होगी वो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगी, और इरेक्ट कहने का मतलब है ये सीधा है ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये हो जाएगा फर्स्ट केस। अब सेकेंड क्या है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रहेगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये मान लेते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये मान लेते हैं दूसरा फोकस है। तो अगर ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है, जब इस पर हम लोग पैरेलल रे इंसिडेंस कराएंगे तो कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, वो पैरेलली वो फोकस से पास करेगा, ठीक है, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा। और फिर इसको मान लेते हैं एक हम इसके ऑप्टिकल सेंटर की ओर ऐसे प्रोसीड कराएंगे तो वो सीधा ही चली जाएगी। इसका मतलब है इसकी इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी। ये हो जाएगा सेकेंड केस।
जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रहेगा तो उसकी इमेज इन्फिनिटी फॉर्म होगी, और इमेज जो है इसके लेंस के राइट साइड बन रहा है, और ये इमेज यहाँ कहीं भी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे वो इन्वर्टेड बनेगी, और इसकी इमेज जो है स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसका नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड केस। फिर थर्ड है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस और उसके F एंड 2F के बीच में हो, मतलब यहाँ मान लेते हैं 2F है, ये 2F डैश है। ठीक, तो मान लेते ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ रखी हुई है, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो यहाँ से मान लें हम पैरेलल रे भेजे तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। फिर एक रे हम लोग यहाँ से भेजेंगे उसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये रे जो है ऐसे करते करते कहाँ जाएगी, यहाँ मिलेगी। इसका मतलब इसकी जो इमेज होगी वो यहाँ बियॉन्ड 2F के बनेगी। मतलब जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन F और 2F के बीच में रहेगी तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F के। इन्वर्टेड बन रहा है तो ये रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा, इस तरीके से उसकी पोजीशन हो जाएगी। थर्ड है, अगर 2F पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये मान लेते हैं इस पर ऑब्जेक्ट है, इस पर हम पैरेलल रे इंसिडेंट करा रहे हैं, तो कहाँ से पास करेगी, फोकस, यहाँ है फोकस, फोकस से इस तरीके से पास करेगी। फिर जब हम इसको पोल से पास कराएंगे वो कहाँ पास करेगी, इस तरीके से। तो जब हम यहाँ पे इसको ड्रा करेंगे तो वो 2F पर ही फॉर्म होगा। इसका मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट 2F पर रहेगा तो उसकी इमेज भी 2F पर ही फॉर्म करेगी, और जितनी साइज़ का ये ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही साइज़ का ये इमेज फॉर्म करेगी। फिफ्थ, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2F के बियॉन्ड हो, मतलब 2F के इस साइड हो, तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो मान लेते हैं यहाँ से अगर हम पैरेलल रे इंसिडेंट कराएं वो फोकस से पास करेगी। फिर यहीं से एक रे हम अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो ये रे कहाँ जाएगी, ये यहाँ पे काट रही, मतलब ये इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन F एंड 2F के बीच में। इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F रहेगा उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन F एंड 2F। अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी की ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है, और इसकी साइज जो है बहुत ही छोटा होता है क्योंकि वो फोकस पर कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसकी इमेज छोटी हो जाएगी। इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है कॉनकेव लेंस में किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो मान लेते हैं ये कॉनकेव लेंस है, कोई भी लेंस हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, अगर उसके ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास करती है तो वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। मतलब जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर वो यहाँ से पास करेगी तो कहीं भी रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। उसी तरीके से ये कॉनकेव लेंस के केस में भी है। तो अब हम पढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे कॉनकेव लेंस में किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो ये मान लेते हैं ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, ये इसकी ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये मान लेते हैं क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, मतलब P नाम दे दिया ऑप्टिकल सेंटर को। अब फर्स्ट है कि इसका जो फोकस ये है, ये F 2F F डैश 2F डैश, ठीक। अब ये कह रहा है ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इस लेंस के इस इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी इमेज हमें कहाँ मिलेगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मिलेगी। मतलब अगर हम यहाँ इन्फिनिटी से ही ले जाके उसको अगर कराएंगे, अब ये कॉनकेव लेंस जो है डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो इसकी जो रे होगी वो डाइवर्जिंग होगी, तो इस तरीके से डाइवर्स करेगा, ठीक है। जब हम इसको प्रोसीड कराएंगे तो ये फोकस पे आएगा।
अब दूसरी रे जो है अगर हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो वो कहाँ जाएगा, इस तरीके से रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक, जब हम यहाँ से देखेंगे स्क्रीन से तो हमको स्क्रीन पे नहीं देखेगी, कोई इस साइड देखेगी, इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, यहाँ फॉर्म होगी। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट साइज ये है, इमेज की साइज ये हो गई, तो ये क्या हो गया, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड। ये सीधा बना हुआ है और स्क्रीन के इस साइड बना हुआ है लेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी और ये इसकी साइज छोटी हो जाएगी। सेकंड है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। मान लेते हैं यहाँ इन्फिनिटी पे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा रहता है तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म करती है, फोकस पर फॉर्म करती है। ये मान लेते हैं इस तरीके से डाइवर्स हो गया, तो वो हम इसको पीछे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म हो जाएगी, फोकस फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे इसकी साइज जो है इमेज की ऑब्जेक्ट की साइज से बहुत छोटी हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड, और इसका नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन हो गई। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस। साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, तो जैसे कोई भी लेंस हो, मान लेते हैं हम दोनों बना देते हैं इस तरीके से। इमेजिनरी मान लेते हैं, इसमें कॉन्वेक्स लेंस भी है, इस तरीके से मान लेते हैं हम दोनों लेंस साथ में ले लेते हैं और ये इन दोनों की क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये ऑप्टिकल सेंटर P हो गया, ये फोकस 1 2F F डैश 2F डैश। अब इसमें आपको क्या करना है, साइन कन्वेंशन के लिए इमेजिनरी कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेनी है। मतलब ये क्या हो जाएगी, आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी, अब ये क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऑप्टिकल सेंटर से ही डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं। यहाँ से इसकी डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है। तो इसका अगर हमको लिखना रहेगा तो ऑब्जेक्ट पोजीशन U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, माइनस और प्लस रहता है, इसमें माइनस और माइनस रहता है, इसमें प्लस और माइनस रहता है, इसमें दोनों प्लस रहता है। ठीक, तो इसमें क्या है, माइनस और प्लस, ये एक्स एक्सिस डिस्टेंस को शो करता है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 5 + 5 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन इस दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लेते हैं इमेज यहाँ पड़ी हुई है, ठीक, इस तरफ इसकी हाइट क्या हुई है इमेज की, 5 सेंटीमीटर, इससे डिस्टेंस कितना दिया है ऑप्टिकल सेंटर से, 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या देखना है, ये फर्स्ट यहाँ से देखेंगे कहाँ पे है, ये इस पोजीशन पे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, प्लस और माइनस, मतलब वो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, +10 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट हो जाएगी इमेज की वो क्या हो जाएगी नीचे, मतलब -4 सेंटीमीटर। स्फेरिकल लेंसेज के केस में मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा, या फिर V/U, मतलब इमेज डिस्टेंस अपान ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो जाएगा मैग्नीफिकेशन। लेंस के केस में लेंस फार्मूला क्या होगा, इस केस में लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ v = इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f जो है फोकल लेंथ है। अब मिरर के केस में जो मिरर फार्मूला था वो क्या था, 1/f = 1/v + 1/u, यहाँ पे क्या था, प्लस था, उसमें ये क्या हो जाएगा आपका लेंस फार्मूला हो जाएगा, लेंस फार्मूला। ठीक, अब कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा।
अब नेक्स्ट है इसमें पावर किसे कहते हैं, पावर लेंस के केस में क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा तो उसकी पावर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव आएगा कॉन्केव लेंस के केस में, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में उसकी जो पावर होगा वो पॉजिटिव आएगा। और इसकी पावर की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, डायोप्टर, ठीक, डायोप्टर इसकी यूनिट हो जाएगी। और फोकल लेंथ हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक, तब जाके उसको पावर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फोकल लेंथ न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर में दिया होगा, जब उसमें पावर पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करके उसको मीटर में चेंज करके तब पावर फाइंड करेंगे।